मेरे जेठ 42 साल के हो चुके थे, लेकिन फिर भी वह कुंवारे थे। मुझे और मेरे पति को और हमको एक साथ देखकर जेठ जी हमेशा तड़पते रहते थे। जब भी मेरा पति कहीं बाहर जाता तो मौका पाकर भाई साहब मुझे अपने कमरे में बुला लेते या फिर देर रात तक मेरे कमरे में आ जाते। एक बार भाई साहब ऑफिस से देर रात घर आए। आते ही वह अपने कमरे में जाकर कंबल ओढ़कर सो गए। तब उनकी सेवा करने के लिए मैं उनके कमरे में गई। उस समय उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था। जब भाई साहब ने अपने शरीर पर से कंबल हटाया तो सामने का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे कमरे में जाने से पहले ही भैया पूरी तैयारी करके लेटे थे। उनके शरीर पर से कंबल हटते ही मेरी नजर वहीं खड़े भाई साहब पर ठहर गई, मानो जैसे मैं किसी अलग दुनिया में खो गई। दोस्तों, आपसे हाथ छोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी से कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम सुमन है। मेरी शादी को अभी 8 महीना ही हुआ था। उस पूरे 8 महीने में जो भी चीज मैं अपने पति से मांगती थी, वह मुझे लाने से पहले कहता था कि भाई साहब से पूछ कर लाता हूँ, भाई साहब से पैसे लेता हूँ। हर चीज में मेरा पति बड़े भाई साहब की अनुमति लेता था। सुरेश और महेश दोनों भाई थे। सुरेश छोटा था, जबकि महेश बड़े भाई साहब थे। उन्होंने शादी ही नहीं की थी अपने पति विकास से। मैंने भाई साहब की शादी ना करने का कारण पूछा, तब वो बोले, अब तक मुझे भी इसका कारण समझ में नहीं आया है। भाई साहब को शादी करने की इच्छा नहीं थी, इसलिए माँ ने मेरी शादी करा दी। भाई साहब अब 45 साल के हो चुके थे। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा था कि मेरे ससुराल की पूरी संपत्ति भाई साहब की ही है। उन्होंने खुद अपनी कंपनी स्थापित की थी। मेरा पति अपने भाई की कंपनी में काम करता था। सीधे शब्दों में तो वह भाई की कंपनी संभालता था। हमारा रहने वाला बंगला भी भैया ने ही बनवाया था। घर में दोनों भाई मिलकर रहते थे। सासू माँ तो मुझसे कहती थीं, अब तुम घर में आई हो तो तुम्हें ये जिम्मेदारी संभालनी होगी कि घर का माहौल हमेशा खुशहाल और सौहार्दपूर्ण बना रहे। सासू माँ की बातों से मुझे यह आभास होने लगा कि भैया ने अपने जीवन को पूरी तरह से परिवार के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने सपनों और इच्छाओं को कहीं पीछे छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि छोटे भाई और पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे। भाई साहब की आंखों में अक्सर एक अजीब सी चमक और दर्द का मेल देखा करती थी। वह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, मगर उनकी मुस्कान के पीछे एक न बुझने वाला सूनापन छिपा होता था। एक दिन जब मैं चाय लेकर उनके कमरे में गई तो देखा कि वे एक पुरानी तस्वीर को हाथ में लिए बैठे थे। तस्वीर में वे एक लड़की के साथ मुस्कुरा रहे थे। उस लड़की की आंखों में सपने और चेहरे पर एक अद्वितीय चमक थी। मैंने साहस जुटाकर पूछा, भाई साहब, ये कौन है? कुछ क्षण के लिए कमरे में खामोशी छा गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, यह अनामिका है, मेरे अतीत की सबसे खूबसूरत कहानी। उनकी आवाज में दर्द और प्यार का एक अनोखा मिश्रण था। मुझे समझ में आने लगा कि भाई साहब ने अपना दिल कभी किसी को सौंपा था, पर किसी कारणवश वह प्रेम कहानी अधूरी रह गई। क्या आप मुझे उसकी कहानी सुनाएंगे? मैंने धीरे से पूछा। वे मेरी ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोले, क्यों नहीं, शायद अब समय आ गया है कि कोई तो मेरी इस कहानी का हिस्सा बने। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखों में अतीत की यादें संजोते हुए कहानियों के पन्ने पलटने लगे। भाई साहब ने अतीत के पन्नों को पलटते हुए अपनी आंखों में एक चमक और दर्द के साथ कहा, अनामिका मेरे कॉलेज के दिनों की साथी थी। वो मेरे जीवन की पहली और आखिरी मोहब्बत थी। उसकी हंसी से ऐसा लगता था जैसे किसी झरने की आवाज गूंज रही हो। उसकी बातें, उसकी मासूमियत और उसका हर पल को खुलकर जीना मुझे मोहब्बत में बांधता चला गया। मैंने देखा उनकी आंखें धीरे धीरे नम होने लगी थीं। उन्होंने बात जारी रखी, हम दोनों ने सपने देखे थे, एक साथ घर बसाने के, अपने परिवार के संग एक खुशहाल जीवन बिताने के, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। अनामिका के पिता की अचानक मृत्यु हो गई और उनका परिवार कर्ज में डूब गया। उसे मजबूरन अपने परिवार के लिए एक अमीर व्यापारी से शादी करनी पड़ी। वो मुझसे मिलने आई थी आखिरी बार। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं अपने परिवार के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दूं? मैंने उसका जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में ताकता रहा। वो समझ गई और उसने अपनी जिम्मेदारी चुनी। भाई साहब की आवाज भर्रा गई। वे चुप हो गए और फिर बोले,
उस दिन के बाद मैं अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाया। मैंने खुद को काम में डुबो दिया, अपना सब कुछ अपने परिवार और तुम्हारे पति की सफलता के लिए झोंक दिया। शायद इसी वजह से मैंने कभी शादी नहीं की, क्योंकि मेरा दिल तो उसी दिन अनामिका के साथ चला गया था। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई थी। मेरे दिल में भाई साहब के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। उनकी त्याग और मोहब्बत की कहानी ने मेरे हृदय को छू लिया। मुझे समझ में आ गया कि उनके हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा था, एक अधूरी कहानी जिसने उन्हें कभी खुद के लिए जीने नहीं दिया। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई साहब, आपकी कहानी अधूरी नहीं है। ये प्रेम का वो अध्याय है जिसने आपके व्यक्तित्व को इतना महान बना दिया। आप आज भी उसी प्यार के साथ जी रहे हैं और यही आपकी सच्ची ताकत है। उन्होंने मेरी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अनामिका की यादें मेरे जीवन का वो हिस्सा हैं जिन्हें मैं कभी नहीं छोड़ सकता। वो मेरे दिल का एक अटूट हिस्सा है। उस रात पहली बार मैंने महसूस किया कि भाई साहब के चेहरे पर शांति और सुकून की झलक थी। शायद उन्होंने आज अपनी कहानी साझा कर दिल का बोझ हल्का कर लिया था। उस रात के बाद भाई साहब और मेरी बातचीत का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। वे अपने अतीत की बातें मुझसे साझा करते और मैं उनके अनुभवों को सुनते हुए उन्हें समझने की कोशिश करती। उनके शब्दों में एक गहराई थी, एक ऐसा दर्द और प्यार जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। एक शाम जब सर्दियों की ठंडी हवा हमारे बंगले के खुले आंगन में बह रही थी, मैं और भाई साहब चाय पीते हुए चुपचाप बैठे थे। उनकी नजरें कहीं दूर आसमान की ओर देख रही थीं। ऐसा लगता था जैसे वे अनामिका की यादों में खोए हुए थे। मैंने उनकी खामोशी तोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, भाई साहब, क्या आपको कभी लगता है कि प्यार दोबारा हो सकता है? वे मुस्कुराए। एक हल्की सी चमक उनकी आंखों में आई। प्यार तो हर इंसान के जीवन में एक ही बार पूरी शिद्दत से होता है, लेकिन हाँ, शायद रिश्तों का रूप बदल सकता है, भावनाएं नए तरीके से उजागर हो सकती हैं। उनकी आवाज में एक गर्मजोशी और संवेदनशीलता थी जो सीधे दिल को छू गई। मेरे मन में अनायास ही एक सवाल उभर आया, क्या आपने कभी सोचा कि अनामिका ने भी आपको भुलाया होगा? भाई साहब ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, शायद उसने कोशिश की होगी, पर कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो दिलों में बिना शब्दों के ही बसे रहते हैं, और मुझे लगता है कि हम दोनों ने उन अनकहे शब्दों को अपने अपने तरीकों से जिया है। हमारी बातें अब अधिक गहरी हो चली थीं। उनके शब्दों में जो दर्द और प्रेम की मिली जुली भावना थी, वह मेरे मन को भिगो रही थी। मैंने महसूस किया कि उनके प्रति मेरा सम्मान अब एक अनकहे भाव से जुड़ गया था, जो मेरे और उनके बीच एक अदृश्य डोर की तरह था। अचानक भाई साहब ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में एक नर्म मुस्कान थी। तुम बहुत संवेदनशील हो, ये घर तुम्हारे कारण आज और भी जीवंत है। मैंने हौले से कहा, आपकी बातें सुनकर मैंने भी सीखा है कि प्यार में सिर्फ पाने की चाह नहीं होती, कभी कभी उसका एहसास ही सब कुछ होता है। हमारी बातों के बीच मैं उनके पास बैठी और उस पल में हम दोनों ने महसूस किया कि हम एक दूसरे के अनुभव और भावनाओं के साझेदार बन चुके थे। ये रिश्ता मर्यादा में रहते हुए भी एक अनकही नजदीकी और विश्वास की डोर से बंध चुका था। भाई साहब ने धीरे से कहा, जीवन में कुछ कहानियां। उस रात के बाद भाई साहब और मेरी बातचीत का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। वे अपने अतीत की बातें मुझसे साझा करते और मैं उनके अनुभवों को सुनते हुए उन्हें समझने की कोशिश करती। उनके शब्दों में एक गहराई थी, एक ऐसा दर्द और प्यार जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। एक शाम जब सर्दियों की ठंडी हवा हमारे बंगले के खुले आंगन में बह रही थी, मैं और भाई साहब चाय पीते हुए चुपचाप बैठे थे। उनकी नजरें कहीं दूर आसमान की ओर देख रही थीं। ऐसा लगता था जैसे वे अनामिका की यादों में खोए हुए थे। मैंने उनकी खामोशी तोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, भाई साहब, क्या आपको कभी लगता है कि प्यार दोबारा हो सकता है? वे मुस्कुराए। एक हल्की सी चमक उनकी आंखों में आई। प्यार तो हर इंसान के जीवन में एक ही बार पूरी शिद्दत से होता है, लेकिन हाँ, शायद रिश्तों का रूप बदल सकता है, भावनाएं नए तरीके से उजागर हो सकती हैं। उनकी आवाज में एक गर्मजोशी और संवेदनशीलता थी जो सीधे दिल को छू गई। मेरे मन में अनायास ही एक सवाल उभर आया, क्या आपने कभी सोचा
कि अनामिका ने भी आपको भुलाया होगा? भाई साहब ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, शायद उसने कोशिश की होगी, पर कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो दिलों में बिना शब्दों के ही बसे रहते हैं, और मुझे लगता है कि हम दोनों ने उन अनकहे शब्दों को अपने अपने तरीकों से जिया है। हमारी बातें अब अधिक गहरी हो चली थीं। उनके शब्दों में जो दर्द और प्रेम की मिली-जुली भावना थी, वह मेरे मन को भिगो रही थी। मैंने महसूस किया कि उनके प्रति मेरा सम्मान अब एक अनकहे भाव से जुड़ गया था, जो मेरे और उनके बीच एक अदृश्य डोर की तरह था। अचानक भाई साहब ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में एक नर्म मुस्कान थी। तुम बहुत संवेदनशील हो, ये घर तुम्हारे कारण आज और भी जीवंत है, मैंने हौले से कहा। आपकी बातें सुनकर मैंने भी सीखा है कि प्यार में सिर्फ पाने की चाह नहीं होती, कभी कभी उसका एहसास ही सब कुछ होता है। हमारी बातों के बीच मैं उनके पास बैठी और उस पल में हम दोनों ने महसूस किया कि हम एक दूसरे के अनुभव और भावनाओं के साझेदार बन चुके थे। ये रिश्ता मर्यादा में रहते हुए भी एक अनकही नजदीकी और विश्वास की डोर से बंध चुका था। भाई साहब ने धीरे से कहा, जीवन में कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, पर उनकी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। यही यादें हमें सिखाती हैं कि कैसे जिया जाए, कैसे दूसरों के लिए त्याग किया जाए। और शायद यही कारण है कि आज मैं तुम्हें इस तरह देखता हूं जैसे अपने परिवार की सबसे अनमोल कड़ी। उस रात मैंने पहली बार देखा कि भाई साहब के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उनका दर्द कम हुआ था, जैसे किसी ने उनके दिल की सबसे गहरी परतों को छू लिया हो। हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता पनप चुका था जिसमें प्रेम, सम्मान और एक अनकहा वादा था, साथ निभाने का। चाहे वह किसी भी रूप में हो, पूरी नहीं होती, पर उनकी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। यही यादें हमें सिखाती हैं कि कैसे जिया जाए, कैसे दूसरों के लिए त्याग किया जाए। और शायद यही कारण है कि आज मैं तुम्हें इस तरह देखता हूं जैसे अपने परिवार की सबसे अनमोल कड़ी। उस रात मैंने पहली बार देखा कि भाई साहब के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उनका दर्द कम हुआ था, जैसे किसी ने उनके दिल की सबसे गहरी परतों को छू लिया हो। हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता पनप चुका था जिसमें प्रेम, सम्मान और एक अनकहा वादा था, साथ निभाने का, चाहे वह किसी भी रूप में हो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। रागिनी अपने बॉस मुकेश का हाथ पकड़कर उसे गेस्ट रूम की तरफ लेकर जाने लगी। कमरे में पहुंचते ही उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और मुकेश के साथ फिर से लिपट गई। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था और मुकेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह खामोशी से खड़ा रहा। रागिनी आगे बढ़ती चली गई। रागिनी का हमला ऐसा था, उसने मुकेश को संभलने का मौका ही नहीं दिया और उसका सारा गंगाजल रागिनी के ऊपर ही बरस गया। मुकेश अपनी जल्दबाजी से शर्मिंदा था और रागिनी को सॉरी कहते हुए बाथरूम की तरफ भागा। रागिनी एक समझदार लड़की थी और आदमी की ताकत और कमजोरी दोनों अच्छे से समझती थी। वह मुकेश के पीछे पीछे बाथरूम में गई और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आई। मुकेश शर्मीला सा खड़ा था। रागिनी ने उसे बिस्तर पर बैठा दिया। मुकेश फिर से वह आनंद महसूस करने लगा। कुछ ही देर बाद रागिनी का पूरा मुंह जैसे किसी मक्खन से भर गया, पर उसने उसे बाहर नहीं आने दिया और पूरा निगल गई। मुकेश के लिए किसी पराई स्त्री को छूने का यह पहला अनुभव था। कुछ पाप बड़े ही आनंद देते हैं। मुकेश को अपने से 15 साल छोटी रागिनी का स्पर्श बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे रागिनी के पति पर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसी सुंदर पत्नी को प्यार नहीं करता। उन्होंने करीब 6 घंटे तक एक दूसरे का साथ दिया था। मुकेश ने रागिनी से पूछा कि अब अगली बार हम कब साथ होंगे। इस पर रागिनी बोली, इसी शुक्रवार को प्लान करते हैं। मुकेश अब अगले शुक्रवार की तैयारी में जुट गया। वह चाहता था कि अगली बार जब वह रागिनी के साथ हो तो वह अपनी सबसे पुरानी इच्छा को पूरा कर पाए। उसे यह भी पता था कि उसकी यह मुराद इतने सालों से इसलिए नहीं पूरी हो पाई थी क्योंकि इससे लड़कियों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, इसलिए ज्यादातर लड़कियां इसके खिलाफ होती हैं। उनके इस दर्द का कारण भी खुद आदमी ही होते हैं, जो इतने अंधे हो जाते हैं कि कुछ भी कर बैठते हैं और लड़की के बारे में नहीं सोचते। मुकेश को वह दिन याद है जब वह 8वीं क्लास में था और एक हॉस्टल में रहता था। तभी एक 11वीं क्लास के एक बड़े लड़के ने उसके साथ एक बार जबरदस्ती की थी, तो मुकेश को कितनी तकलीफ हुई थी वह उसे आज तक याद है।
मुकेश चाहता था कि जब वह अपने मन की इतनी पुरानी मुराद पूरी कर रहा हो, तब रागिनी को भी आनंद आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो न केवल उसको अच्छा लगेगा, हो सकता है रागिनी को भी उसमें उतना ही आनंद आए कि वह भविष्य में भी उसके लिए राजी हो और अपनी इच्छा जताए। रागिनी एक 30 साल की शादीशुदा महिला है। उसका पति राघव पुलिस में हैंड कांस्टेबल है। रागिनी एक आकर्षक बदन की भरी पूरी महिला है, जो दिखने में 20 से 22 साल की लड़की जैसी लगती है। 5 फीट 4 इंच ऊंचा कद, गठीला बदन, खूबसूरत होंठ, काले लंबे घने बाल और मनमोहक मुस्कान। उसका एक बेटा भी था, जो 7 बरस की उम्र में ही स्वर्ग सुधार गया था। इस हादसे से रागिनी को बहुत बड़ा आघात लगा था। इसके बाद बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कोई संतान नहीं हो पाई। राघव, उसका पति, शराब का आदी था और रागिनी को केवल एक चीज की तरह इस्तेमाल करता था। उसकी आवाज में कठोरता और व्यवहार में रूखापन था। वह रोजाना शाम को घर लौटने के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। पुलिस में होने के कारण उनका मोहल्ले में भी काफी प्रभाव था। शराब पीने और अन्य अश्लील फिल्में देखने का आदी था, जो उसे अपने पड़ोस में ही आसानी से मिल जाया करती थी। रोज शराब पीकर वह घर आता था और फिर खाना खाने के बाद किसी भेड़िए की तरह रागिनी पर टूट पड़ता। ना चाहते हुए भी रागिनी को यह सब सहना पड़ता था। यही उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या थी। बेचारी रागिनी का काम सिर्फ निर्देशानुसार लेट जाना होता था। राघव बिना किसी प्यार मोहब्बत के उसके साथ संबंध बनाता, जो कई बार रागिनी को अत्याचार जैसा लगता था। उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती थी और ना ही उसकी राय ली जाती थी। वह अपने पति से बहुत तंग आ चुकी थी, पर एक भारतीय नारी होने के कारण वह एक आदर्श पत्नी का धर्म निभा रही थी। पहले कम से कम उसके पास अपना बेटा तो था, जिससे वह हर दुख बांट लिया करती थी और अपना वक्त गुजार लेती थी। पर उसके जाने के बाद वह तो बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसका पति उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। रोज रात को तो वह अत्याचार ही करता था। ना कोई प्यारी बातें, ना कोई प्यार का इजहार, बस सीधा शारीरिक संबंध बनाना। रागिनी को इस प्रकार से बहुत तकलीफ होती थी, पर कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि पति घर में भी बड़ा अधिकारी होता है। इससे रागिनी को महीने में कुछ दिन राहत मिलती थी, जब मासिक धर्म के कारण राघव कुछ नहीं कर पाता था। राघव की एक बात अच्छी थी कि वह पुलिस वाला होने के बावजूद भी पराई औरतों या और किसी महिला के पास नहीं जाता था। रागिनी एक निजी कंपनी में काम करती थी। वह एक मेहनती और ईमानदार महिला थी, जिससे उसका बॉस बहुत खुश रहता था। उसका बॉस 45 साल का सेवा निवृत्त फौजी अफसर था। वह भी शादीशुदा था और एक दयालु व्यक्ति भी था। कई दिनों से वह देख रहा था कि रागिनी कुछ बुझी बुझी सी उदास रहती है। फौज में उसने औरतों का सम्मान करना सीखा था। उसे पता था कि रागिनी का बेटा नहीं रहा, फिर भी उसका दुखी चेहरा उसे परेशान करता था। वह उसके लिए कुछ करना चाहता था, पर यह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या करे और कैसे करे। वह उसके स्वाभिमान को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहता था। दूसरी ओर रागिनी अपने बॉस का बहुत सम्मान करती थी, क्योंकि उसे अपने बॉस का अपने स्टाफ के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा लगता था। बॉस होने के बावजूद भी वह सबसे इज्जत के साथ बात करता था और अपने कर्मचारियों की छोटी बड़ी जरूरतों का भी ध्यान रखता था। सिर्फ रागिनी ही नहीं, ऑफिस का सारा स्टाफ भी बॉस को बहुत चाहता था। एक दिन जब सबको महीने की तनख्वाह दी जा रही थी, बॉस ने सबको जल्दी छुट्टी दे दी। सब पैसे लेकर घर चले गए। बस रागिनी हिसाब के कागजात पूरे करने के लिए रह गई थी। जब यह काम खत्म हो गया तो वह बॉस के कैब में उनके हस्ताक्षर लेने गई। बॉस, जिसका नाम मुकेश है, उसका इंतजार कर रहा था। उसने रागिनी को बैठने को कहा और उसकी तनख्वाह उसे देते हुए उसके काम की सराहना की। रागिनी ने झुकी आंखों से धन्यवाद किया और जाने के लिए उठने लगी। मुकेश ने उसे बैठने के लिए कहा और उठकर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने स्नेहपूर्वक पूछा कि वह इतनी गुमसुम क्यों रहती है? क्या ऑफिस में कोई उसे तंग करता है या और कोई समस्या है? रागिनी ने सर हिलाकर मना किया, पर कुछ नहीं बोली। मुकेश को लगा कि जरूर कोई ऑफिस की ही बात है और रागिनी उसे बताने में संकोच कर रही है या फिर डर रही है। उसने स्नेह से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और वह बिना डरे उसे सब कुछ बता सकती है। राग कुछ नहीं बोली और सर झुकाए बैठी रही। मुकेश उसके सामने आ गया और उसकी ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाई
तो उसने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। मुकेश ने उसके गालों से आंसू पहुंचे और उसे बड़े प्यार से अपने सीने से लगा लिया। उस समय रागिनी कुर्सी पर बैठी हुई थी और मुकेश उसके सामने खड़ा था, इसलिए रागिनी का सर मुकेश के पेट से लगा हुआ था और मुकेश के हाथ उसकी पीठ और सर को सहला रहे थे। रागिनी अब एक बच्चे की तरह रोने लग गई थी और मुकेश उसे रोने दे रहा था ताकि उसका मन हल्का हो जाए। थोड़ी देर बाद वह शांत हो गई और अपने आप को मुकेश से अलग कर लिया। मुकेश उसके सामने कुर्सी लेकर बैठ गया और पास के जग से एक गिलास पानी रागिनी को दिया। पानी पीने के बाद रागिनी उठकर जाने लगी तो मुकेश ने उसे बैठे रहने को कहा और बोला कि अपनी कहानी उसे सुनाए। क्या बात है, वह क्यों रोई, उसे क्या तकलीफ है? रागिनी ने थोड़ी देर इधर उधर देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि किस तरह उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक गांव के कठोर शराबी व्यक्ति के साथ करा दी गई थी, जो उम्र में उससे 15 साल बड़ा था। उसके घर वालों ने सोचा था कि पुलिस वाले के साथ उसका जीवन आराम से बीतेगा और वह सुरक्षित भी रहेगी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि अगर वह अच्छा इंसान नहीं निकला तो उसका क्या होगा। रागिनी ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपने जीवन की कड़वाहट भी बता डाली। उसने मुकेश को बताया कि उसका पति उसके शरीर को केवल अपने सुख के लिए इस्तेमाल करता है और उसकी भावनाओं के बारे में नहीं सोचता। वह किसी भी प्रकार के स्नेह या प्रेम के बिना ही उसके साथ संबंध बनाता है, जिससे उसका वैवाहिक जीवन नर्क बन गया है। जब उसने अपने 7 साल के बेटे के मरने के बारे में बताया तो वह फिर से रोने लगी। उसने बताया कि कैसे उसके घर वाले उसके बेटे के मरने के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराने लगे हैं, कैसे उसका पति एक और बच्चे के लिए उस पर दबाव डालता है और अपने दोस्तों के सामने उसकी खिल्ली उड़ाता है। मुकेश आराम से उसकी बातें सुन रहा था और बीच बीच में उसका सर या फिर पीठ सहला रहा था। 1-2 बार उसने उससे पानी भी पिलाया, जिससे रागिनी का रोना थोड़ा कम हो गया और उसकी हिम्मत बढ़ी। धीरे धीरे उसने सारी बातें बता दी जो एक महिला आमतौर पर किसी अजनबी पुरुष के सामने नहीं बताती। रागिनी को अब एक आजादी सी महसूस हो रही थी और उसका बरसों से भरा हुआ मन हल्का हो गया था। अपनी सारी कहानी सुनाते हुए रागिनी अचानक खड़ी हो गई और मुकेश के सीने से लिपट गई और फिर से रोने लगी, मानो उसे यह सब बताने की गलती महसूस हो रही हो। मुकेश ने उसे सीने से लगाए रखा और पीठ सहला हुए उसको तसल्ली देने लगा। रागिनी को एक प्यार से बात करने वाले मर्द का स्पर्श अच्छा लग रहा था और वह मुकेश को जोर से पकड़कर लिपट गई। मुकेश को भी अपने से 15 साल छोटी लड़की का स्पर्श अच्छा लग रहा था। वैसे तो उसके मन में कोई खोट नहीं थी और ना ही वह रागिनी की मजबूरी का फायदा उठा खाना चाहता था। फिर भी वह चाह रहा था कि रागिनी उससे बस ऐसे ही लिपटी रहे। थोड़ी देर बाद रागिनी ने थोड़ी डील दी और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने होंठ मुकेश के होंठों पर रख दिए। शायद यह उसके धन्यवाद करने का तरीका था कि मुकेश ने उसके साथ इतनी सहानुभूति बढ़ती थी। मुकेश थोड़ा अचंभित था। वह सोच ही रहा था कि क्या करें। जब रागिनी ने ऐसा किया तो वह सफल भी हो गई। इस तरह उसने मुकेश को अगला कदम उठाने के लिए आमंत्रित कर लिया था। मुकेश ने रागिनी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि उसने पहले कभी किसी पराई स्त्री के साथ ऐसा नहीं किया और वह उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहता। अब तो रागिनी को मुकेश पर और भी ज्यादा प्यार आया था। वह बोली, आप थोड़े ही मेरा फायदा उठा रहे हो, मैं ही आपको अपना प्यार देना चाहती हूँ। आप एक अच्छे इंसान हो, वरना कोई और तो खुशी खुशी मेरी इज्जत लूट लेता। मुकेश ने पूछा कि वह क्या चाहती है, तो इस पर रागिनी बोली, पहले आपके गेस्ट रूम में चलते हैं, वहां पर बात करेंगे। ऑफिस का एक कमरा बतौर गेस्ट रूम इस्तेमाल होता था, जिसमें बाहर से आने वाले कंपनी के अधिकारी रहा करते थे। उधर रहने की सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं। रागिनी मुकेश का हाथ पकड़कर उसे गेस्ट रूम की तरफ लेकर जाने लगी। कमरे में पहुंचते ही उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और मुकेश के साथ फिर से लिपट गई। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था और मुकेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह खामोशी से खड़ा रहा। रागिनी आगे बढ़ती चली गई। रागिनी का हमला ऐसा था, उसने मुकेश को संभलने का मौका ही नहीं दिया और उसका सारा गंगा जल रागिनी के ऊपर ही बरस गया। मुकेश अपनी जल्दबाजी से शर्मिंदा था और रागिनी को सॉरी कहते हुए बाथरूम की तरफ भागा। रागिनी एक समझदार लड़की थी और आदमी की ताकत और कमजोरी दोनों अच्छे से समझती थी।
वो मुकेश के पीछे पीछे बाथरूम में गई और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आई। मुकेश शर्मीला सा खड़ा था। रागिनी ने उसे बिस्तर पर बैठा दिया। मुकेश फिर से वो आनंद महसूस करने लगा। कुछ ही देर बाद रागिनी का मुंह जैसे किसी मक्खन से भर गया, पर उसने उसे बाहर नहीं आने दिया और पूरा निगल गई। दिन के करीब 1:30 बज रहे थे। दोनों को घर जाने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि ऑफिस शाम 5 बजे तक का था और वैसे भी उन्हें ऑफिस में लगभग रोज ही देर हो जाया करती थी। आमतौर पर वह रोज ही लगभग 7 बजे तक ही निकल पाते थे। दोनों ना जाने कब सो गए, पता ही नहीं चला। करीब 1 घंटा सोने के बाद मुकेश की आंख खुली तो उसने देखा रागिनी दोनों के टिफिन खोलकर टेबल पर खाना लगा रही थी। उसने अपने आप को तौलिए से ढक रखा था। मुकेश ने अपने ऑफिस की अलमारी से विस्की की बोतल और फिर इससे कुछ आइस क्यूब निकाली और दोनों के लिए गिलास बनाया। रागिनी ने कभी शराब नहीं पी थी, पर मुकेश के जिद करने पर उसने ले ली। पहला घूंट उसे बहुत कड़वा लगा, पर फिर वह धीरे धीरे पी गई। दोनों ने फिर घर से लाया हुआ खाना खाया। खाना खाने के बाद दोनों लेट गए। मुकेश के लिए किसी पराई स्त्री को छूने का यह पहला अनुभव था। कुछ पाप बड़े ही आनंद देते हैं। रागिनी का स्पर्श उसे अच्छा लग रहा था। रागिनी एक मलयाली लड़की थी जो नहाने के लिए किसी साबुन का इस्तेमाल नहीं करती थी। वह अपने शरीर पर पारंपरिक मुल्तानी मिट्टी लगाया करती थी, जिससे उसकी काया बहुत चिकनी और स्वस्थ थी। वह अपने बालों में रोज नारियल तेल से मालिश किया करती थी, जिससे उसके बाल काले और घने थे। इन मामलों में वह पुराने ख्यालों की थी। उसके पुराने विचारों में अपने पति की आज्ञा मानकर उसकी इच्छा पूर्ति करना भी शामिल था। यही कारण था कि इतने दिनों से वह अपने पति का अत्याचार सहे जा रही थी। मुकेश रागिनी को पाकर बहुत खुश था। उसे रागिनी के पति पर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसी सुंदर पत्नी को प्यार नहीं करता है। एक बार फिर से वह दौड़ चला और वही हुआ जो अनैतिक था और जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो भी दोनों के बीच हो रहा था वह पूरी तरह से गलत भी नहीं था, क्योंकि रागिनी अपने पति के अत्याचारों से तंग थी और वहीं दूसरी ओर मुकेश के जीवन में भी प्यार की बहुत कमी थी। जो भी हो रहा था वह दोनों की मर्जी से हो रहा था, तो हम भी उसे होने देते हैं। कहते हैं कि जब इंसान अपने शिखर को प्राप्त करने वाला होता है तो वह जानवर बन जाता है। ऐसा ही कुछ हाल मुकेश का भी हो रहा था। इस समय वह एक सभ्य पढ़े लिखे इंसान से अनपढ़ और अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाला जानवर बन गया था। थोड़ी ही देर में उसके सब्र का बांध टूट गया और वह जोर से गुर्रा हुए रागिनी के ऊपर ही ढेर हो गया। मुकेश कपक रहा था और कुछ ही देर में वह शांत हो गया और एक बेजान लाश की तरह रागिनी की साइड में लेट गया। मुकेश ने ऐसा भूकंप पहले कभी नहीं देखा था। वह पूरी तरह से निढाल हो चुका था। उधर रागिनी भी परम सुख की अनुभूति कर चुकी थी। उसने भी अपने जीवन में इस तरह का भूचाल पहले कभी अनुभव नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे थे, मानो एक दूसरे को धन्यवाद कर रहे हों। मुकेश ने रागिनी से कहा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैंने तुमसे असभ्य और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मुझे माफ कर दो। रागिनी बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और रही बात ऐसी भाषा और अभद्र व्यवहार की, तो यह तो वो पल थे जिन पलों में भाषा जितनी अभद्र हो उतनी ही मन को सुख देने वाली होती है। फिर दोनों मुस्कुरा पड़े। घड़ी में शाम के 6 बजने लगे थे। उन्होंने करीब 6 घंटे तक एक दूसरे का साथ दिया था। मुकेश ने रागिनी से पूछा कि अब अगली बार हम कब साथ होंगे? इस पर रागिनी बोली, इसी शुक्रवार का प्लान करते हैं। मुकेश अब अगले शुक्रवार की तैयारी में जुट गया। वह चाहता था कि अगली बार जब वह रागिनी के साथ हो तो वह अपनी सबसे पुरानी इच्छा को पूरा कर पाए। वह बहुत सालों से कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, पर किसी कारण से बात नहीं बन रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद रागिनी उसे खुश करने के लिए इस बात पर राजी हो जाएगी। उसे यह भी पता था कि उसकी यह मुराद इतने सालों से इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि इससे लड़कियों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, इसलिए ज्यादातर लड़कियां इसके खिलाफ होती हैं। उनके इस दर्द का कारण भी खुद आदमी ही होते हैं, जो इतने अंधे हो जाते हैं कि कुछ भी कर बैठते हैं और लड़की के बारे में नहीं सोचते। मुकेश को वह दिन याद है जब वह 8वीं कक्षा में था और एक हॉस्टल में रहता। तभी एक 11वीं क्लास के एक बड़े लड़के ने उसके साथ एक बार जबरदस्ती की थी, तो मुकेश को कितनी तकलीफ हुई थी
वह उसे आज तक याद है। मुकेश चाहता था कि जब वह अपने मन की इतनी पुरानी मुराद पूरी कर रहा हो, तब रागिनी को भी आनंद आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो न केवल उसको अच्छा लगेगा, हो सकता है रागिनी को भी इसमें उतना ही आनंद आए कि वह भविष्य में भी उसके लिए राजी हो और अपनी इच्छा जताए। मुकेश यही सोच रहा था कि इस क्रिया को किस तरह रागिनी के लिए आनंददायक बनाया जाए। उधर रागिनी भी मुकेश के ख्यालों में गुम थी। उसे बार बार मुकेश के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। वह जल्दी से जल्दी फिर से उसका साथ पाना चाहती थी। मुकेश से मिले हुए उसे 10 दिन हो गए थे। उस सुनहरे दिन के बाद से वह फिर मिले नहीं थे। मुकेश को किसी काम से कानपुर जाना पड़ गया था, पर वह कल ऑफिस आने वाला था। रागिनी सोच नहीं पा रही थी कि अब ऑफिस में वह मुकेश से किस तरह बात करेगी, या फिर मुकेश उससे किस तरह पेश आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आम इंसान की तरह वह इसको इग्नोर करेगा। कई मर्द जब किसी लड़की की असमत पा लेते हैं तो उनमें उनका इंटरेस्ट नहीं रहता, और कुछ तो उसे नीचा भी समझने लगते हैं। रागिनी कुछ असमंजस में थी। लालसा, डर, आशंका, उत्सुकता और खुशी का एक अनोखा मिश्रण उसके मन में हिलोरे ले रहा था। रागिनी ने सुबह जल्दी उठकर खुद को अच्छी तरह से तैयार किया। उसने उपन लगाया और काफी देर तक अच्छे से स्नान किया। उसने उस दिन हल्के ग्रीन रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी। वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। बालों में चमेली का गजरा और आंखों में हल्का सा सुरमा, लाल रंग की चूड़ियां, गले में हार, कानों में बालियां और उंगली में अंगूठियां पहनकर वह ऐसी तैयार हुई थी मानो आज उसकी शादी की पहली रात हो और वह अपने पति के लिए सज स्वर कर दुल्हन बनी हो। सज धज कर जब उसने खुद को शीशे में देखा तो वह शर्मा गई। उसके पति ने जब उसे देखा तो उससे पूछ बैठा, कहाँ की तैयारी है? रागिनी ने बताया कि आज दफ्तर में ग्रुप फोटो सेशन है, इसलिए सबको तैयार होकर जाना है। रोज की तरह उसका पति उसे बाइक पर ऑफिस छोड़कर अपने काम पर चला गया। रागिनी ने अपने पति से कहा कि हो सकता है कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए, क्योंकि ग्रुप फोटो के बाद खाने का भी कार्यक्रम है। ऑफिस 10 बजे शुरू होता है, पर रागिनी 9:30 बजे ही पहुंच जाती थी, क्योंकि उसे छोड़ने के बाद उसका पति भी थाने चला जाता था। रागिनी ने खास तौर से अपने बॉस मुकेश का कमरा ठीक किया और पिछले 10 दिनों की तमाम फाइलें और रिपोर्ट सलीके से सजाकर मुकेश की मेज पर रख दी। कुछ देर में ऑफिस के बाकी लोग भी आने शुरू हो गए। सबने रागिनी की ड्रेस की खूब तारीफ की और पूछने लगे कि आज कोई खास बात है क्या। रागिनी ने कहा कि अभी उसे कुछ भी नहीं मालूम, पर हो सकता है आज का दिन उसके लिए खास बन जाए। किसी को भी रागिनी की बात का मतलब समझ नहीं आया था। वह मन ही मन मुस्कुराई। ठीक 10 बजे मुकेश दफ्तर में दाखिल हुआ। सबने उसका स्वागत किया और मुकेश ने सबसे हाथ मिलाया। जब रागिनी मुकेश के ऑफिस में उससे अकेले में मिली तो मुकेश ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। वह नहीं चाहता था कि दफ्तर में किसी भी कर्मचारी को उनके रिश्ते पर शक हो। रागिनी को उसने ऑफिस टाइम के बाद ऑफिस में ही रुकने को कहा, जिससे उसके दिल की धड़ और भी ज्यादा बढ़ गई। किसी तरह शाम के 5 बजे ऑफिस के सभी लोग मुकेश के जाने का इंतजार करने लगे। मुकेश बिना वक्त गवाए दफ्तर से घर की ओर निकल पड़ा। उसके जाने के बाद ही बाकी के लोग भी निकल गए। रागिनी यह कहकर रुक गई कि उसे एक जरूरी काम है, उसके बाद वह ताला लगाकर चली जाएगी। उसने चौकीदार को भी छुट्टी दे दी। जब मैदान पूरा साफ हो गया तो रागिनी ने मुकेश को मोबाइल पर खबर दे दी कि ऑफिस के सभी कर्मचारी जा चुके हैं। प्लीज अब देर ना करो। करीब आधे घंटे के बाद मुकेश दोबारा ऑफिस आ गया और अंदर से दरवाजा बंद करके ऑफिस की सारी लाइट, पंखे और एसी बंद कर दिए। सिर्फ अंदर के गेस्ट रूम की एक लाइट और एसी चालू रखा और वह रागिनी का हाथ पकड़कर गेस्ट रूम में चला गया। आज मुकेश बहुत खुश था, क्योंकि उसके मन की मुराद पूरी होने वाली थी।